नमस्कार। यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीईटी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है और ख़ासकर जिन लोगों ने पिछले साल जो यूपी पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जो इनको स्कोर कार्ड दिया गया था, वो स्कोर कार्ड कब तक वैलिड रहेगा और क्या वो लोग भी इस बार पेपर देंगे। तो ऐसी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी पीईटी एग्ज़ाम 2022 की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट है वो आज से यानी 28 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो आज जाकर के वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट आज से हो गया है फॉर्म फिलिंग। अगर लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, यानी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करने की, तो वो है 27/7/2022। और ये भी जो डेट है यानी 27/7 जो डेट है ये अंतिम डेट होगी फ़ीस जमा करने की भी। तो आप लोग अभी से एक हफ्ते के अंदर अगर फॉर्म फिल करना है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद अगर कोई फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसके लिए फिर जो संशोधन का जो लास्ट डेट है वो है 3/8/2022। तो ये डेट्स आप लोग याद रखें, ठीक है। यानी आज 28 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 27 तक आप फॉर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 27 है, उससे पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर लें। और जो 3/8 है वो है करेक्शन की डेट, ये डेट ध्यान रखें। दूसरी बात, अभी हम आएंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर और सिलेबस के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पीईटी 2021 का फॉर्म फिल किया था, उसको एग्ज़ाम दिया था और उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया, स्कोर कार्ड मिल गया। काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आए थे, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल उनको मिला था। तो वो कब तक वैलिड रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कब तक वैलिड रहेगा। तो वो जो है उसकी अवधि 1 वर्ष की होती है और वो 27/10/2022 तक वैलिड रहेगा। यानी अगर देखें कि जो पीईटी 2021 है वो 27/10/2022 तक प्रभावी रहने वाला है। इसके बाद वो अप्रभावी हो जाएगा। यानी जो लोग 27/10 यानी अगर हम यूँ कहें जो लोग अक्टूबर के बाद 2022 में अक्टूबर के बाद फॉर्म जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी SSSC में, क्योंकि हम जानते हैं यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, अगर आपको उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होगा, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम है या और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अगर आप लोग उसका मेन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें बैठना पड़ेगा। तो अगर अक्टूबर के बाद जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें आपको 2022 का पीईटी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप अक्टूबर के बाद 2022 के एग्ज़ाम्स में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, यानी अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी व्यक्ति ने 2022 का जो परीक्षा कार्यक्रम है पीईटी का, उसमें अगर वो भाग उसने नहीं लिया है तो उसके द्वारा दिनांक 7/10/2022 के उपरांत यानी 7 अक्टूबर 2022 के बाद आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यानी जो मैंने आपको पहले बताया वही इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखें। अब अगर बात करें कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो इसकी जो योग्यता है वो सबको पता है, मिनिमम कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास 12th है तो अच्छी बात है, या बीएससी या फिर और आगे एमएससी है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल कम से कम अगर आपके पास 10th है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। इसका जो पूरा सिलेबस है, हर विद्यार्थी को 2 काम करने होंगे अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए, क्योंकि इसका स्कोर जो है वो आपका मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से अटेम्प्ट करें और अच्छे से तैयारी करें इसकी, ताकि आपका स्कोर बढ़िया आए, अच्छा आए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है वो सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम सही तरीके से पढ़ेंगे और पाठ्यक्रम को अपने जहाँ भी आपका रूम है वहाँ पे आप उसका PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करवा के वहाँ चिपका लेंगे, ताकि आपके सामने वो रहे। दूसरी बात ये है कि जो पीईटी का जो एग्ज़ाम 2021 का हुआ था उसका पेपर जो कंडक्ट हुआ था आपके पास होना चाहिए। आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करें और देखें कि जो पीईटी 2021 का पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और उसी के आधार पे आने वाले जो आगामी परीक्षा उसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ज़रूर पिछले वर्षों के पेपर को अच्छे से तैयार करें, उसको समझें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। कोई अच्छी किताब ले लें जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो और थोड़ा बहुत सिलेबस दिया गया हो, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर पाएँ। अब हम लोग विस्तार से बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं GS बाय अविचल सर। यहाँ पे आपको इसके PDF पेपर्स, जो भी पेपर हुआ है, कंडक्ट हुआ है 2021 का, उसका PDF आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी यहाँ पे अध्ययन सामग्री मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग इस पर ज़रूर जुड़ें। और बाकी अब स्टार्ट करने वाले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कि सिलेबस में क्या क्या कंटेंट किससे आएगा। तो ये पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है ये PDF के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो PET का सिलेबस क्या है पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कितने अंक किस विषय से आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे PET का जो सिलेबस है उसको आप लोग ज़रूर अपने टेबल पे रखें, ताकि आप वही पढ़ें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तभी आपके अच्छे परसेंटाइल आएगी, अच्छा आपका मार्क्स आएगा। सबसे पहले अगर देखेंगे जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे है, और पूर्णांक कितने हैं 100, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और टाइम 2 घंटे का मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आपको टाइम बहुत मिल रहा है, आप अच्छे से पेपर करके आएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो 5 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको, और इन 5 अंकों के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैदिक संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, और उसके बाद मराठा साम्राज्य। मराठा के बाद में आपको ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या रहा है। यानी आपको इतने टॉपिक्स तैयार करने हैं 5 अंकों के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से कितने आएंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं वहाँ से 5 आपको अंक प्राप्त होंगे, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है, और इसमें आपको क्लू मिल चुका है, यानी सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, और उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब आपको तैयार करना है। उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जो लाया गया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं भूगोल के बारे में, यानी हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है उसमें भूगोल से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल क्या है, और इसमें आपको पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन कौन से हैं, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद क्या है, मरुस्थल यानी डिज़र्ट और शुष्क क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, आपको वन पढ़ना है, खनिज संसाधन, और विशेषकर आपको पढ़ना है भारत में, जैसे कौन सा मिनरल कहाँ से किस स्टेट में ज़्यादा प्राप्त होता है, माइका है या फिर बाकी और बहुत सारे जो खनिज हैं वो कहाँ से किस राज्य से मिलते हैं, आपको ये तैयार करना है। उसके बाद भारत एवं विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है वो आपको तैयार करना है। जलवायु तथा मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टाइम जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो 5 आपको अंक प्राप्त होंगे वो है अर्थव्यवस्था, और ये है 4th टॉपिक। तो यहाँ से अगर देखें कि यहाँ का सिलेबस क्या है, तो आपको जो इंडियन इकोनॉमी है वहाँ से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसमें खासकर योजना आयोग तथा पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको तैयार करें। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, क्या उसके लाभ हानि हैं, उसके बाद निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, हरित क्रांति क्या होती है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या होता है,
उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार क्या होता है, यहाँ से। और ये मुझे लगता है ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एसएससी में भी आते हैं, तो आपको अच्छे से ये क्लास में पढ़ाया भी जाता होगा जहाँ भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इसके बाद फिर आपको तैयार करना है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार जो लाए गए थे, उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जो लाए गए वो क्या हैं, जैसे जो कृषि सुधार है और जो ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार है और जीएसटी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमी के बारे में। अब बात करते हैं 5 आपको अंक मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से आपको 5 अंक जो हैं प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन टॉपिक्स आपको तैयार करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको तैयार करना है भारतीय संविधान के बारे में, और इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं या सिद्धांत क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य कौन से हैं, संसदीय जो व्यवस्था है वो क्या है, संघीय व्यवस्था, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध जो है वो क्या है, और कौन से आर्टिकल्स में ऐसी बात कही गई है। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और आपको हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स पे विशेष ध्यान देना है, और कौन कौन से वहाँ पे कार्य हैं, फंक्शंस होते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन कैसे कार्य करता है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में तैयार करना है। तो यहाँ से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करें तो आपको सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में, इसमें आपको जो भी शुरुआती भौतिक विज्ञान है यानी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आपको यहाँ पे आईआईटी थोड़ी करना है, आपको यहाँ पे कोई डीप नहीं पढ़ना है। जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा होगा बेसिक साइंस है वो आपको पूरी पता होना चाहिए, और उसमें जो है बेसिक फिज़िक्स और केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आपको 5 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर देखें जो आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक है यानी जो आपकी प्रारंभिक अंकगणित है, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, परसेंटेज क्या होती है, साधारण अंक गणितीय समीकरण क्या होते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात क्या होंगे, औसत यानी एवरेज क्या होगा, यहाँ से आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो सामान्य हिंदी है वहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं, यहाँ से 5 आपको क्वेश्चंस 5 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। आपको इंग्लिश में सबसे पहले तो जो बेसिक व्याकरण है यानी जो इंग्लिश का जो ग्रामर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, टेंस के बारे में, खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 5 आपको अंक मिलेंगे, और यहाँ पे जो अपठित गद्यांश हैं उसके ऊपर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो फिलहाल काफ़ी ईजी है इसको समझ पाना और क्रैक करना। अगर हम बात करें लॉजिक और रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको बृहत एवं लघु, उसके बाद में क्रम और रैंकिंग यानी ऑर्डर और रैंकिंग, उसके बाद में संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर व घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे, और आपको निगमनात्मक, तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक तो 5 की कहानी है। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 10 अंकों की। अब यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो आपको देगा 10 मार्क्स। तो जो करंट अफेयर है वो आपको कितने मार्क्स देगा, आपको देगा 10 मार्क्स। तो करंट अफेयर पे आपको विशेष फोकस करना है क्योंकि वो 10 मार्क्स के लिए है, और इसमें भारतीय और जो वैश्विक करंट अफेयर्स हैं, समसामयिकी है, वहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद अगर बात करें जो अगला आपको देगा 10 मार्क्स 10 नंबर, वो है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उनकी जो देश हैं उनकी राजधानी मुद्रा क्या है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये क्या कब मनाए जाते हैं, कौन से दिन पे क्या होता है, किस डेट पे, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं और कब वो इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट जो हैं वो स्पॉट कौन कौन से हैं, भारत की कला एवं संस्कृति क्या है, भारत एवं विश्व के खेल कौन कौन से हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर हैं कुछ फेमस बुक्स यानी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके राइटर्स, लेखक किसने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए।
और पुरस्कार और विजेता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये टॉपिक्स जो हैं तैयार करने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें 10, 10 और 10, यानी अगर देखें तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यहाँ से आपको अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करना होगा। 2 गद्यांश मिलेंगे, प्रत्येक पर 5-5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, आपको ग्राफ 2 दिए जाएंगे और 5-5 क्वेश्चंस ग्राफ पे आधारित रहेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ दी जाएंगी और उस पर आपको जो है 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब अगर देखें कि ये क्वेश्चन जो हैं इसमें शर्तों की बात क्या करी गई है, इसमें बोला गया है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित जो भी शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई है, जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है। अगर बात करें जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें क्या लिखा हुआ, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रमुख बात यह है कि अगर गलत कर दिया तो 1/4 अंक जो है वो कट जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब माइनस मार्किंग इसमें है। तो आप लोग सही तरीके से मेहनत से प्रैक्टिस करें और पूरा सिलेबस ख़त्म करने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।